नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। सरकार ने बड़ी चालाकी के साथ महिला आरक्षण बिल और लोकसभा के जो सीटें हैं उसके परिसीमन का बिल एक साथ पेश करके पूरे विपक्ष को एक चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े जोर शोर से ये साबित करने की कोशिश की कि विपक्ष जो भी मुद्दे उठा रहा है वो सही नहीं है, और विपक्ष अगर ये कह रहा है कि दक्षिण के राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी और उनकी ताकत में कमी आएगी, लोकसभा में उनकी आवाज़ वो नहीं रह जाएगी जो अब तक है, तो ये गलत है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए जिसका जवाब जो है वो सरकार के पास नहीं था। पहला सवाल तो यही था कि जब जनगणना की प्रक्रिया अभी अभी शुरू हुई है, जनगणना के नतीजे सामने नहीं हैं, तो परिसीमन की तैयारी किस आधार पर की जा रही है? परिसीमन किया जाएगा और फिर उसके बाद जो सीटें होंगी उनका क्षेत्र तय किया जाएगा। तो फिर अभी जो सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है उसका अर्थ क्या रह जाएगा? बहुत सारे सवाल विपक्ष ने और भी उठाए कि ये जो सीटें बढ़ाई जा रही है, महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें SC ST को तो आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन OBC को, उस वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? इन सवालों का कोई जवाब तो नहीं मिला। लेकिन सरकार एक बहुत चालाकी के साथ इस बिल को पास कराना चाहती है, ये बात समझ में आ गई। अब उन्होंने विपक्ष के सामने 3 बिल एक साथ रख दिए हैं। उसमें महिला आरक्षण, जिसका नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2000, ये बिल है जिसमें 2029 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें इसे जो है संविधान का 131वां संशोधन कहा गया है कि ये 131वां संशोधन है। तो अब ये महिला आरक्षण का बिल भी आ गया। इसके साथ साथ परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 भी शामिल कर दिया गया है। अब इसमें जो विपक्ष कह रहा है उसके हिसाब से सरकार की जो चाल है वो बहुत साफ है। सरकार चाहती है कि महिला आरक्षण बिल के साथ साथ परिसीमन कानून को भी पास कर ले। अब इसमें विपक्ष जो है महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हालांकि बहुत सारी पार्टियां जो हैं, जैसे समाजवादी पार्टी या उसके नेता अखिलेश यादव, ये मांग कर रहे हैं कि OBC वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए इसमें अलग से आरक्षण होना चाहिए। जैसे SC ST के लिए है, वैसे ही कम से कम महिलाओं के लिए के आरक्षण में जो है OBC को जगह दी जानी चाहिए। पर सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, और सरकार का कहना है कि SC ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, वहाँ जो कुल क्षेत्र हैं उसी में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। OBC के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बहरहाल एक तो ये है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि परिसीमन का क्या होगा। अब ये परिसीमन तो जाहिर सी बात है कि अभी जनगणना की जो प्रक्रिया शुरू हुई है और कम से कम इसमें 1 साल लगेगा, यानी 2027 तक परिसीमन की प्रक्रिया जनगणना की प्रक्रिया पूरी होगी और फिर उसके आधार पर परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन क्या है इसको भी मैं समझा दूं। परिसीमन का मतलब होता है कि लोकसभा का क्षेत्र क्या होगा। अब इसमें संविधान में व्यवस्था ये की गई है कि हर 10 वर्ष के बाद जो जनगणना की जाएगी उसके आधार पर लोकसभा के जो क्षेत्र हैं उनको तय किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जिन राज्यों की आबादी ज़्यादा है
उन राज्यों में लोकसभा की सीटें ज़्यादा होती हैं, जिन राज्यों की कम है उनमें कम होती है। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी आबादी भी वहाँ है, इसलिए वहाँ 80 सीटें हैं, जबकि जो छोटे छोटे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह, वहाँ 1 सीट ही है। तो ये तो व्यवस्था थी। 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरकार ने जो है वो ये तय किया कि अगले 25 वर्षों तक परिसीमन नहीं किया जाएगा, यानी हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटें तय नहीं की जाएंगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि दक्षिण के क्षेत्रों में उस समय कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी। ये मैं इंदिरा गांधी के दौर की बात कर रहा हूँ। इसलिए परिसीमन का मतलब होता है कि उत्तर में जहाँ आबादी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है वहाँ सीटें बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं था। आपको मैं ध्यान दिला दूं कि 1977 में इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ उसमें उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया, हिंदी बेल्ट से कांग्रेस साफ हो गई, लेकिन दक्षिण में फिर भी वो अच्छी स्थिति में रही और अच्छी स्थिति में सांसद उनके पहुंचे थे। अब स्थिति उल्टी है। अब दक्षिण में बीजेपी को उतना ज़्यादा समर्थन नहीं है जितना उत्तर में है, यानी हिंदी पट्टी में है। तो इसके हिसाब से बीजेपी की जो सोच है वो अलग है और बीजेपी हमेशा से चाहेगी कि हिंदी क्षेत्रों में संख्या बढ़ जाए। हालांकि इस बार महिला विधेयक के लिए जो फॉर्मूला गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया है उसके हिसाब से हर राज्य की में 33% सीटें बढ़ाई जाएगी। ये कुल मिलाकर के करीब 50% के आसपास पहुंच जाता है, यानी 272-73 सीटें महिलाओं के लिए बढ़ाई जाएंगी। तो अब इसमें क्या है कि अब ये सीटें जो बढ़ रही हैं, अभी वो कह रहे हैं कि ये सीटें जो हैं वो जो 543 सीटें हैं उसी अनुपात में बढ़ेंगी। ये 543 सीटें जो हैं बढ़ करके 816 हो जाती हैं और इससे महिलाओं को 33% का आरक्षण मिल जाता है। तो इसमें 272-73 सीटें महिलाओं के लिए हो जाएंगी और जो अभी सीटें खुली हुई हैं जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों चुनाव लड़ सकते हैं, वो उसकी संख्या जो है 543 बरकरार होगी। सुनने में देखने में ये बात बहुत सही लगती है। अब जो सीटें बढ़ने की बात है तो उन्होंने कहा कि दक्षिण का कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में 28 से बढ़कर के 42 सीटें हो जाएंगी, तो लोकसभा में जो उनका अनुपात था, उनका जो प्रतिशत था लगभग वही रहेगा। उसी तरह से आंध्र में 25 से बढ़कर 138 हो जाएंगी, तेलंगाना में 17 से बढ़कर 26 हो जाएंगी और तमिलनाडु में 39 से बढ़कर के 59 सीटें जो है हो जाएंगी। केरल में 16 से बढ़कर 20 सीटें होंगी। यानी दक्षिण के ये जो राज्य हैं इनकी सारी सीटों को ले लें तो ये बनती हैं 185। लेकिन अब आप देखिए कि जब उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों में बढ़ेंगी तो क्या होगा। अब उत्तर प्रदेश में अभी 80 सीटें हैं, वो बढ़ करके 120 हो जाएंगी और उसी तरह से बिहार में बढ़ करके 40 से 60 हो जाएंगी। अब इन दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो ये होती हैं 180, यानी दक्षिण से 185 सीटें होंगी 5 राज्यों को मिला करके और उत्तर में सिर्फ 2 राज्य मिलाकर 180, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश मिल करके ही दक्षिण का पूरा मुकाबला कर देंगे। और बाकी जो राज्य हैं हिंदी पट्टी के राज्यों की ही बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा ये तो रह ही जाते हैं, फिर पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा ये अलग से आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये बैलेंस तो बिगड़ने वाला है और इसलिए प्रियंका गांधी ये मांग कर रही थी कि जो 543 सीटें हैं उसी में से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। लेकिन सरकार को मालूम है, बीजेपी को मालूम है कि इससे उनको फ़ायदा नहीं होगा। उनको फ़ायदा तो तभी होगा जब ये हिंदी पट्टी के की जो सीटें हैं वो बढ़े। अब अगर 33% महिलाओं के लिए भी देख लें
तो कुल मिलाकर के सीटें बनती हैं 816, लेकिन जो बिल लाया गया है उसमें 850 तक सीटें बढ़ाने का प्रावधान है। यानी सरकार के पास अभी भी अधिकार बच जाएगा कि 816 से 850 तक ले जाए, यानी करीब करीब 45 सीटें जब भी सरकार चाहेगी तब उसको बढ़ा सकती है। और चूँकि अभी जनगणना का काम शुरू ही हुआ है, 1 साल 1.5 साल में ये पूरा होगा, फिर उसके बाद परिसीमन किया जाएगा और तब परिसीमन में सरकार अगर सीटों में हेरफेर करना चाहेगी तो क्या होगा। इसलिए ये जो विधेयक है उसको लेकर विपक्ष कई बातें उठा रहा है। उसका एक कहना तो ये है कि ये जो संविधान, जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर हमला है और डिलिमिटेशन बाय स्टिल्थ, यानी छुप करके परिसीमन करने की तैयारी की जा रही है। और परिसीमन जो है वो पारदर्शी नहीं हो सकता है क्योंकि डेटा और जनगणना का जो नतीजा है वो अभी उपलब्ध नहीं है। 2011 में जनगणना के बाद 2021 में होना चाहिए था, लेकिन 21 में कोविड के कारण और फिर बाद में सरकार की इच्छा से उसको बढ़ाया गया। अब प्रक्रिया शुरू हुई है। अब प्रियंका गांधी ने ये सवाल उठाया कि बिना सीट बढ़ाए आरक्षण क्यों नहीं देते हैं। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सभी ने लगभग इसी तरह की बातें उठाई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि ये दरअसल महिलाओं को शक्ति देने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। अब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही ने जो है दक्षिण उत्तर के संतुलन को बरकरार रखने की बात की, लेकिन क्या सचमुच ये शक्ति जो है बरकरार रह पाएगी। असल में कुल मिलाकर के स्थिति जो होगी उसमें तो ये तय है कि दक्षिण की सीटें या दक्षिण की ताकत जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उत्तर के राज्यों में आबादी ज़्यादा होने के कारण पहले से ही ज़्यादा सीटें हैं। अब उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं तो वो बढ़ के 120 होंगी, बिहार में 40 से 60 होंगी, महाराष्ट्र में, सभी राज्यों में यही स्थिति है। तो कुल मिलाकर के दक्षिण के राज्य जो चिंता जाहिर कर रहे हैं वो एक तरह से सही ही लगता है। अब संसद में जो शक्ति संतुलन है उत्तर और दक्षिण का, वो भी एक तरह से कमज़ोर हो सकता है। और जो बीजेपी को लग रहा है वो ये कि महिला आरक्षण को इस तरह से लाया जा रहा है और परिसीमन के पहले लाया जा रहा है, जनगणना से पहले लाया जा रहा है। इसमें सीधी सी बात है कि बीजेपी 2029 के चुनावों में अपना फ़ायदा देखने की कोशिश में है। इसके साथ ही चूँकि ये आरक्षण जो है वो विधानसभाओं में भी मिलेगा, तो एक बार अगर लोकसभा की स्थिति साफ हो गई तो फिर विधानसभा की सीटें भी इसी तरह से बढ़ेंगी। विपक्ष का और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इतनी संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है। इससे एक तो सांसदों पर होने वाला जो खर्च है वो बढ़ जाएगा और देश की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से आप सांसदों की संख्या बढ़ाते रहेंगे तो ये तो कंट्रोल में रखना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से अब 272 सीटें अभी बहुमत के लिए चाहिए और अब जब आरक्षण लागू हो जाएगा यानी सीटें बढ़ जाएंगी तो कुल मिलाकर के 409 सीटों की ज़रूरत होगी बहुमत के लिए। और फिर इतनी संख्या को संभालना किसी भी पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। हमने देखा है कि एक बार कांग्रेस 450 सीटें जीत गई जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वो पार्टी को संभाल भी नहीं पाए और उसके बाद पार्टी बहुमत में नहीं आ पाई थी। तो ये एक शंका है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब देने की जगह सरकार जो है ऐसा लगता है कि बहुत जल्दीबाजी में किसी न किसी तरह से इस बिल को पास करा लेना चाहती है।
तो बहरहाल इस तरह से जो बिल पास होगा और संसद में ये 543 की जगह 816 या हो सकता है 850 हो जाएं, इतनी सीटें हो जाएंगी तो फिर क्या होगा। और जिन राज्यों से एक या दो लोकसभा सांसद ही हैं जिनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, उनकी आवाज़ तो और कम हो जाएगी। तो फिर क्या स्थिति होगी, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या महिलाओं को आरक्षण जो अभी 543 सीटें हैं उसी में 33% दे दी जानी चाहिए, या फिर सीटें बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष भी चुनाव लड़ें और महिलाएं भी चुनाव लड़ें। लेकिन लोकसभा को संभाला कैसे जाएगा? आज जो हंगामा होता है, जो हम तमाशा देखते हैं लोकसभा में, वो तो शायद संभालने की स्थिति भी बाद में नहीं रह जाएगी। ये सब सवाल भी हैं। खर्चे बढ़ेंगे, लोकसभा का, विधानसभा दोनों का, और जो इनका मूल काम है कानून बनाना, क्या उसके लिए इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों की ज़रूरत है? पहली बार परिसीमन और सीटों पर जो स्थिति है उसको इंदिरा गांधी ने 25 सालों के लिए रोका, फिर उसके बाद के 25 सालों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने रोका था। तो अब सरकार इसको क्यों खोल रही है? इन सभी चीज़ों पर अपनी राय जरूर दीजिए। उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सब सूचनाएं जो हैं तुरंत मिल सके। एक अनुरोध ये भी है कि सत्य हिंदी की सदस्यता अभियान से जुड़िए, आपको वेबसाइट पर इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.